प्यारे बच्चों, क्लास 12th सामान्य विद्यालय के बच्चों के लिए 8/7/2025 को इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है, मंथली टेस्ट। और इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी को पढ़ना है, एक ही चीज़ पढ़ना है। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है और आर्ट्स के विभिन्न विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, कीमत रेखा या बजट रेखा की ढाल व्यक्त की जाती है। तो कीमत रेखा जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है और इसकी ढाल को हम लोग देखेंगे तो ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है, ठीक है। तो इसका जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर कीमत है तो यहाँ पर आपका ये जो है -px/py, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, समानता मांग वक्र संबंध को व्यक्त करता है। तो सबसे पहले हम लोग मांग वक्र को बना लेते हैं। ये है आपका मांग वक्र और जब हम ऐसे से रेखा खींचते हैं तो इस तरफ है सो एक्स अक्ष पर हम लोग मांग को लेते हैं और वाई अक्ष पर हम लोग क्या लेते हैं, मूल्य को लेते हैं। तो ये मांग रेखा मांग और मूल्य के बीच संबंध को बता रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल्य व मांग के मध्य संबंध को बताता है। तो यहाँ बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, उपयोगिता की माप की इकाई है। तो उपयोगिता को जो है जो यूटिल्स में मापा जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, किताब में पढ़े होंगे, यू से लिखा रहता है। यू से मतलब यूटिल होता है। चौथा नंबर है, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र D बराबर 10-5p, वस्तु की कीमत 1 रुपया प्रति इकाई होने पर वस्तु की मांग क्या होगी। तो यहाँ वस्तु की जो मांग है वो D है, P है सो मूल्य है और मूल्य कितना है, 1 रुपया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसको D बराबर 10-5 और मूल्य की जगह क्या लिख देंगे, 1 रुपया, मतलब 1 हो जाएगा। D बराबर 10-5 से इसको 1 को गुना करेंगे तो 5। अब 10 में 5 घटा दिए तो मांग कितना लिख लेगा आपका, 5 लिख लेगा। तो 5 यहाँ पर है आपका, डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता होती है। तो इस तरह का कुछ ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये है आपका कुल उपयोगिता और ये जहाँ हाईएस्ट होती है वहीं से ये है आपका सीमांत उपयोगिता MU। तो जहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ सीमांत उपयोगिता अक्ष को काट देती है। इसका मतलब यहाँ पर अक्ष पर सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो लिखा है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता होती है। तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है। तो यहाँ ऑप्शन में कहाँ पर है, सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है, रेखा चित्र में ई बिंदु पर मांग की लोच है। तो देखिए यहाँ पर जो मांग की लोच होती है वो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। यहाँ से अगर हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ का बीचों बीच में मांग की लोच जो है वो इकाई से अधिक होती है और यहाँ पर अक्ष पर मांग की लोच जो होती है वो इन्फिनिटिव होती है, अनंत हो जाती है। फिर यही अगर मध्य बिंदु से हम लोग नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ से यहाँ का बीच में बिंदु में मांग की लोच इकाई से कम होती है और इस अक्ष पर मांग की लोच जो होती है वो शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर मध्य में पूछा है क्वेश्चन में, तो मध्य में क्या है, E बराबर 1, मतलब इकाई के बराबर होगी। तो यहाँ हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इकाई लोचदार। फिर है पूरक वस्तु। पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो पूरक वस्तु जो होता है वो होता है कि एक के बिना दूसरा वस्तु का काम नहीं चल सकता है। जैसे अगर आप कार ले लिए और उसमें पेट्रोल नहीं भराइएगा तो कार नहीं चलेगा। बायां पैर का जूता मिला, दायां पैर का जूते नहीं मिल रहा है तो वो काम नहीं कीजिए, जूता नहीं पहन पाइएगा। पेन ले लिए, उसमें इंक नहीं है तो पेन से हम लोग नहीं लिख पाएंगे। तो ये सभी वस्तुएं पूरक वस्तु होती है जो एक के बिना दूसरा का काम नहीं चलता है। किताबी भाषा में है कि पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो एक साथ उपयोग की जाती है और एक वस्तु की मांग दूसरे की मांग को प्रभावित होती है, जैसे कार और पेट्रोल। फिर है, मांग को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। मांग को प्रभावित करने का मतलब होता है
कि कब मांग अधिक होता है, कब मांग कम होता है, क्या क्या कारण है। तो जैसे पहला है यहाँ पर आय में परिवर्तन। यदि आपका आय बढ़ जाएगा तो आप मांग बढ़ाइएगा। यदि आपका इनकम घट गया, आप कम पैसा कमा रहे हैं, तो कम मांग कीजिएगा। तो इस तरह क्या है, आय में परिवर्तन से भी मांग में परिवर्तन होता है। तो ये प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसमें है कि आय में परिवर्तन, जब लोगों की आय बढ़ जाती है तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है और वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। आय के घटने से वस्तुओं की मांग जो होती है वो यहाँ पर हो जाएगा, वस्तुओं की मांग कम होने लगती है। आगे हो जाएगा, दूसरा पॉइंट है मूल्य में परिवर्तन। तो जब किसी वस्तु का मूल्य ज़्यादा होता है तो उसका मांग कम हो जाता है, मूल्य कम होता है तो उसका मांग ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर है कि मूल्य में परिवर्तन समानता, कीमत के कम होने पर वस्तुओं की मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ जाने पर वस्तुओं की मांग घट जाती है। उसके बाद है जनसंख्या में परिवर्तन। तो जनसंख्या के बढ़ने पर समस्त वस्तुओं की पहले की तुलना में मांग बढ़ जाती है और जनसंख्या के घट जाने पर मांग कम हो जाती है। फिर है जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन। तो वर्षा के मौसम में छाते तथा बरसाती की मांग होती है और जाड़ा के दिन में गर्म कपड़ों की मांग होती है। गर्मी के दिन में कूलर, ठंडे पेय पदार्थों की मांग बढ़ती है। तो इस तरह बना के लिखिएगा, थोड़ा आगे पीछे सेंटेंस हो गया है। उसके बाद है पांचवा पॉइंट, अनुमान में परिवर्तन। तो जब किसी कारण से भविष्य में किसी वस्तु के ना मिलने का अनुमान होने लगता है तो अधिक कीमत पर भी अधिक मांग होती है। छठा पॉइंट है आय के वितरण में परिवर्तन। सातवां है आदत, रुचि एवं फैशन में परिवर्तन और आठवां है विज्ञापन। तो इसमें आप 4 या 5 पॉइंट लिख सकते हैं। नौवां है अनिवार्य वस्तुओं के लिए मांग की लोच कितनी होती है, सकारण उत्तर दे। अनिवार्य मतलब होता है जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं चल सकता, उसका जो भी दाम रहेगा हमको वो चीज़ लेना ही लेना है। तो इसलिए उसमें मांग की लोच जो होती है वो बेलोचदार होती है, अर्थात मूल्य का प्रभाव मांग पर कुछ नहीं पड़ता है। मूल्य ज़्यादा रहेगा तो भी हमको लेना है और मूल्य कम रहेगा तो भी लेना। जैसे आप नमक को देख लीजिए, नमक का अगर दाम कम रहेगा तो भी हमको जितना लेना उतना ही लेंगे और ज़्यादा दाम अगर हो जाएगा तो भी हमको जितना लेना है उतना ही लेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं अनिवार्य वस्तु और इसमें मांग की जो लोच होती है वो बेलोचदार होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है जब मूल्य में कमी अथवा वृद्धि का मांग पर कुछ भी प्रभाव ना पड़े तो इसे पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। 10वां है उपभोक्ता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो वस्तुओं का उपभोग करने वाला, जो अंतिम उपभोग करता है वस्तु का, वही उपभोक्ता कहलाता है। जैसे रोटी है, गेहूं के बाद हो गया आपका आटा, आटा के बाद रोटी, रोटी का हम लोग खा गए तो हम क्या किए, रोटी का उपभोग कर लिए और हम रोटी का उपभोक्ता कहलाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु या सेवा का अंतिम उपयोग करता होता है। उदाहरण के लिए जब आप खाते हैं तो आप भोजन का उपभोग करते हैं। अगला है अंधिमान वक्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो अंधिमान वक्र जो है ये कुछ इस तरह का होता है, इसको हम लोग अंधिमान वक्र कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व मतलब उदासीन वक्र भी कहते हैं, इसको तटस्थता वक्र भी कहते हैं। ये दो बिंदुओं का गमन पर होता है, इसमें कोई भी बिंदु को उपभोक्ता चुनेगा तो वहाँ उसको समान संतुष्टि मिलेगी, तो इसलिए इसके प्रति वो तटस्थ रहता है, उदासीन रहता है। इसको हम लोग अंधिमान वक्र कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि अंधिमान वक्र है यह दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। क्योंकि सभी संयोग समान संतुष्टि स्तर के होते हैं, एक उपभोक्ता इन संयोगों के बीच तटस्थ होता है। अब इसकी विशेषता क्या क्या है, तो पहला है अंधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं क्योंकि एमआरएस में घटने की प्रवृत्ति होती है। तो ये है आपका अंधिमान वक्र, ये है आपका मूल बिंदु। तो यहाँ इसकी ओर क्या होता है, उन्नतोदर होता है, मतलब उठा हुआ रहता है। और एमआरएस मतलब होता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर, वो जो होती है घटते हुए क्रम में होती है। कैसे घटते हुए क्रम में होती है, तो जैसे ये आपका वक्र है, आप यहाँ पर है, यहाँ से फिर ऐसे आइए और फिर ऐसे आइए। तो यहाँ सब जब आप ए बिंदु से अगर बी बिंदु की ओर आते हैं तो यहाँ देख रहे हैं ये दूरी ज़्यादा है, उसके बाद यहाँ पर दूरी कम हो गया, इसको हम लोग कहते हैं घटते हुए प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो जब मूल बिंदु की ओर उदासीन वक्र
उन्नतोदर होता है तो घटते हुए सीमांत प्रवृत्ति किधर पाई जाती है, जो इसकी विशेषता है। दूसरा है अधिक ऊंचा उदासीन वक्र पहले वाले उदासीन वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। मतलब ये उदासीन वक्र है, इसके ऊपर ये है, ये IC1 है, ये IC2 है। जितना ऊंचा उदासीन वक्र रहेगा उतना ज़्यादा संतुष्टि को बताएगा। फिर है अंधिमान वक्र ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं, तो ये देखिए ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है इसलिए ये ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं। फिर अंधिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यदि अंधिमान वक्र एक दूसरे को काट देंगे, जैसे ये IC1 है और ये IC2 है, अगर यहाँ काटेंगे तो दोनों उदासीन वक्र पर समान संतुष्टि मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता है, जितना ऊंचा उदासीन वक्र उतना अधिक संतुष्टि मिलता है, जैसे अभी यहाँ पढ़े ही पॉइंट में। इसीलिए उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। थोड़ा शॉर्टकट में बता रहे बच्चों, यदि दिक्कत होगा तो फिर हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन है घटती सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या करें। तो घटती सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु की जो मात्रा होती है उसके उपभोग में लगातार वृद्धि करने से उसकी उपयोगिता घटती जाती है। जैसे अगर यदि आप रोटी खा रहे हैं तो पहला रोटी खाइएगा तो ज़्यादा उपयोगिता मिलेगा, कितना मिला 4, दूसरा रोटी पर 3 हो जाएगा, तीसरा रोटी पर 2। जैसे जैसे आपका पेट भरते जाएगा रोटी से मिलने वाली उपयोगिता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब कोई क्रिया कह देगा कि तो हमर क्रिया हो खा ले रोटियाँ, तब आपको एक रोटी जबरदस्ती लीजिएगा तो फिर रोटी से आपको अनुपयोगिता मिलने लगेगी, अर्थात सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक में हो जाएगी। तो इस तालिका से स्पष्ट है कि व्यक्ति जैसे जैसे रोटियों का उपभोग करते जाते हैं वैसे वैसे रोटी की अगली इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इस चित्र को आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर आपको इस टेबल के आधार पर ही चित्र को बनाया गया है। टेबल आप देख लीजिए और इसी के आधार पर इस चित्र को खींच दीजिएगा। यहाँ सीमांत उपयोगिता क्या, 5वां इकाई पर शून्य हो जाती है, यहाँ आप देख सकते हैं 5 पर क्या है, शून्य है, उसके बाद ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ नीचे की ओर आ गया अर्थात ऋणात्मक हो गया। अब इसमें नीचे लिख देना है कि चित्र में MU मतलब सीमांत उपयोगिता की रेखा है जो रोटी की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को बतलाकर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को स्पष्ट करती है। व्यक्ति को पहली रोटी से 4, दूसरी से 3, तीसरी से 2 और चौथी से 1 उपयोगिता मिलती है जो उसकी भूख की पूर्ण संतुष्टि का घोतक है। अतः चित्र यह भी दिखलाता है कि उसे 5वीं रोटी से 0 तथा 6ठी और 7वीं रोटी से क्रमशः -1 और -2 के बराबर ऋणात्मक उपयोगिता मिलती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हर अगली रोटी की इकाई से सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। वस्तु की सीमांत उपयोगिता मतलब MU के ही आधार पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत देना चाहता है। कहने मतलब ज़्यादा अगर सीमांत उपयोगिता मिल रहा है तो उसके लिए आप ज़्यादा कीमत दीजिएगा, कम मिल रहा है आपके लिए कम उपयोगी है, आप उसका कम प्रयोग करते हैं तो उसका कम कीमत दीजिएगा या उसको नहीं ही खरीदिएगा। तो अधिक MU मतलब सीमांत उपयोगिता पर अधिक कीमत तथा मांग, जबकि कम MU पर कम कीमत तथा मांग होती है। चूँकि MU रेखा ऊपर से नीचे झुकी रहती है इसलिए मांग की रेखा भी ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकती है। तो ये जो इसी को कहते हैं कि लगातार हम कोई वस्तु का उपभोग करेंगे तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती है। इसी को हम लोग घटती हुए सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहते हैं। तो बच्चों ये थे आपके इकोनॉमिक्स, आर्ट, साइंस, कॉमर्स समान विद्यालय के प्रश्नों के उत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।